दोस्तों टारगेट हिस्ट्री है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो का ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ फ्री में डेली बेसिस पर दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में सीनियर सिटीजन्स की मदद करने के लिए किस राज्य सरकार ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। अब ये मत बोलना कि सर इसको भी हिंदी में लिख दीजिए, क्योंकि इसी नाम से ये इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है ये इनिशिएटिव एक्चुअल में है क्या। दोस्तों आपको बता दूँ, ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि अकेले रहते हैं। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन्स अकेले रह रहे हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन्स को दवाई पहुंचाने के लिए, राशन की सामग्री पहुंचाने के लिए, या फिर किसी भी सामान की अगर उन्हें आवश्यकता होती है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करी गई है। ठीक है, और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव, ये इसका नाम रखा गया है। इसको जम्मू एंड कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको याद होगा धारा 370 जब से हटाई गई है, जम्मू कश्मीर का मैप बड़े दिनों के बाद में हम लोग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे ये मैप बार बार देखकर धारा 370 के हटने के बाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का मैप। अगर आप भूल गए हों तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। आपको पता होगा जो हमारा पुराना वाला मैप था उसमें जम्मू कश्मीर का एरिया कुछ ज़्यादा था, लद्दाख का रीजन थोड़ा छोटा दिखाया गया था। यहाँ पर ये जो आपको लेटेस्ट मैप दिख रहा है, इसमें आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उसी प्रकार से लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये पूरा रीजन जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, और ये जो लार्ज नंबर ऑफ मैप आपको यहाँ पर दिख रहा है लार्ज वाला, ये है पूरा लद्दाख का मैप, जिसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद होगी, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। इस समय की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर आपको पता है जितने भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पर गवर्नर नहीं, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्टिंग होती है। तो इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद मुर्मू, और इस समय लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे था जिसको लेकर एक क्वेश्चन बना है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष की अगर बात करें, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही साथ में इससे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब ये पंचायती राज दिवस है क्या, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया और ये क्यों मनाया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार नहीं मिलते हैं। देखो हुआ क्या था कि हमारे देश के अंदर जो पूरी न्याय व्यवस्था बनी हुई है, पूरा जो हमारा संविधान बना हुआ है, उस हिसाब से ऐसी आवश्यकता महसूस करी गई कि जो विलेज लेवल होता है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में कोई सुचारू रूप से व्यवस्था अवेलेबल नहीं थी। उसकी आवश्यकता को देखते हुए भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन का नाम है 73वां संशोधन। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने आप में क्वेश्चन है। जैसे 73वां संशोधन, तो ये अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 73वें संशोधन में अधिनियम 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था, यानी कि सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम है
ये राजस्थान में लागू हुआ था। लेकिन मन में आ रहा होगा कि सर एक बार अच्छे से बताइए कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए मैंने एक फ़ोटो लगा रखा है, उसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा पंचायती राज सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। देखो, हमारे देश को चलाने के लिए सबसे बड़े लेवल पर क्या है कि हमारा पूरा देश कवर होना चाहिए। तो हमारे पूरे देश को चलाने के लिए यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, पूरी यूनियन होती है, सेंट्रल लेवल पर जो सरकार बनती है वो काम करती है। किसी भी देश से देश को अगर और छोटे रूप में देखोगे तो वो कई राज्यों से मिलकर बना होता है। राज्यों की अपनी अलग से सरकार होती है, राज्य उस हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन किसी भी राज्य के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले कोई भी व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब राज्य के लिए जो कानून बन गए उसको गांव देहात और शहरों तक जो लागू करवाने की जो व्यवस्था थी वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय एक नई चीज़ सिस्टम में डाली गई कि विलेज लेवल पर एक पंचायती राज सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो हम स्टेट के अंदर में आने वाले, ये देखो, गाँव के लिए विलेज के लिए पंचायती राज था और स्टेट्स के लिए म्यूनसिपैलिटी शुरू किया गया था। तो अगर गाँव के लिए देखें तो बड़े स्तर पर होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत लेवल पर लोगों को अपॉइंट किया गया और वहाँ पर जितनी भी शासन के कार्य होते हैं वो किए जाने लगे। उससे छोटे लेवल पर होता है ब्लॉक लेवल, या जिसको तालुक पंचायत के नाम से जानते हैं। तालुका से भी छोटा जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं विलेज पंचायत। यानी कि पंचायती राज सिस्टम को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिला पंचायत, ब्लॉक लेवल और विलेज पंचायत। तो इस प्रकार से पूरा गांव से लेके पूरा राज्य से लेके पूरा यूनियन तक मैनेज कर लिया जा रहा था। इसी प्रकार से शहरों के क्षेत्र में देखें तो आपने, अगर आप किसी शहर में रहते होंगे तो आपने कभी भी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या ब्लॉक पंचायत का नाम नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ये आपने टर्म सुने होंगे। इस प्रकार से हर चीज़ को मैनेज किया जाता है भारत के अंदर में। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसको राजस्थान से शुरू किया गया था। इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इसको राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के किस जिले से इसको शुरू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले से इसको शुरू किया गया था। इसके बाद में इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर ज़्यादा लोग नहीं बता पाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के बाद में इस योजना को किस राज्य में लागू किया गया था, तो दूसरे नंबर पर राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तर में होती है, तो 3 स्तर की ये सेवा है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला पंचायत। आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जिसके माध्यम से ही पूरे देश के अंदर में ये सिफारिश की गई थी कि यहाँ पर एक पंचायती राज्य सिस्टम होना चाहिए। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है जो आपसे बच सकता है, वो है कि इस समय के केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इस समय पंचायती राज मंत्री हैं। अब जाकर पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने डेली बेसिस पर लगभग 200 से 300 लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि सर मुझे पेमेंट करने के बाद में PDF रिसीव नहीं हो रहा है। आपको अच्छे से बता देता हूँ, चाहे आपने पेमेंट किया हो चाहे ना, हो सकता है आपको कल पेमेंट करना पड़ जाए, कि जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे PDF भेज दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक पर पेमेंट करते हो, वो पेमेंट होता है आपका इंस्टा मोजो पर। मैं इसको लिख देता हूँ, इंस्टा मोजो। पेमेंट करने के जस्ट बाद में आपको एक डाउनलोडिंग लिंक मिल जाता है। लेकिन मान लो अचानक से आपने बैक बटन दबा दिया और आपको डाउनलोडिंग का लिंक नहीं मिल पाया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ईमेल पर जाइए, जो ईमेल आईडी आपने मुझे दी थी खरीदते समय, उसी मेल को ओपन करिए। आपके ईमेल में जीमेल, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ,
इनबॉक्स में एक मैसेज आया होगा, मेल आया होगा इंस्टा मोजो की तरफ से, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने 100 रुपये का पेमेंट कर दिया है। उसी मेल में नीचे आओगे, देखो ये डाउनलोड फाइल करके एक बटन बना हुआ है। ये जो बटन बना हुआ है डाउनलोड फाइल्स, इसी पर क्लिक करके आप पीडीएफ को जब चाहें तब फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वजह से मुझे बार बार मेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में मेल जब रिसीव होते हैं तो उनका रिप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि आपने पेमेंट कर दिया, आप सोचोगे कि सर तो बड़े बेवफा निकले, उन्होंने पेमेंट ले लिया लेकिन पीडीएफ नहीं दिया। तो पीडीएफ सभी के पास में जा चुकी है, बस आपको अपने मेल में ये डाउनलोड फाइल्स वाला सेक्शन देखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि वर्ल्ड बुक डे के दिन किसने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक एक अभियान की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने एक अभियान की शुरुआत करी है जिसका नाम है हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक जो इस समय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं, यानी कि ये जो अभियान है हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड, इसकी शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा करी गई है। और इसके जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, जिनका फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके द्वारा ही इस अभियान की शुरुआत करी गई है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य ये है कि ये बच्चों के लिए शुरू किया गया ये जो अभियान है स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी स्कूली बच्चे हैं वो अपने सिलेबस, अपने कोर्सेज की बुक्स पढ़ने के साथ में एक्स्ट्रा से कुछ ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना भी शुरू कर दें। इस वजह से इस अभियान की शुरुआत करी गई है। यहाँ पर आपको बता दूँ, इस समय रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? वो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ में चूँकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने वर्ल्ड बुक डे के बारे में बात किया है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं, उसी को लेकर क्वेश्चन है कि बताइए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष क्या होता है? प्रत्येक वर्ष किसी न किसी देश को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना जाता है। इस बार 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया देश के लिए चुना गया है। और वर्ष 2020 का जो स्लोगन है वो भी हमें पता होना चाहिए, वो है KL बाका, मतलब केयरिंग थ्रू रीडिंग, ये इस बार का स्लोगन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम्स के 2022 के जो संस्करण है उसका नया लोगो हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। ये जो गेम्स है वर्ल्ड गेम्स 2022, ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अमेरिका के बर्मिंघम में वर्ल्ड गेम्स 2022 को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए लोगो हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको इसका एक लोगो दिखा देते हैं। वर्ल्ड गेम्स 2022 का जो नया लोगो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ये लोगो है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रही है। आप देख सकते हैं लोगो, द वर्ल्ड गेम्स 2022 में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बर्मिंघम USA में। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और अब इसको 7 से 17 जुलाई 2022 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस बार जो ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे वो इसका 11वां संस्करण होगा जो कि अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत के साथ में ये वीडियो तैयार होते हैं। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मुझे पता है पूरे दिन आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हो, पढ़ते भी हो तो इफ़िशियंसी नहीं आ पा रही होगी, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते होगे, लेकिन कम से कम अगर आप सुबह सुबह ये वीडियो देख लेते हैं तो समझो पूरे दिन का कुछ तो आप सीखोगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में CSIR और IGIB नाम से एक इंस्टीट्यूट है, उसने मिलकर किस नाम से
कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल्यूडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेल्यूडा। हाल ही में CSIR ने फेल्यूडा नाम से एक टेस्ट किट को तैयार किया है जो कि बहुत ही कम रेट पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किट है इसको यूज़ करना इतना आसान है कि जिस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसी प्रकार से इसमें कोविड-19 का टेस्ट हम कर सकते हैं। इसको CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। IGIB का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभ आरंभ हुआ है, इसका नाम क्या है? सबसे पहले यहाँ पर ये समझो, मोबाइल का मतलब आपका ये जो हाथ में ले रहे हो मोबाइल, ये वाला मोबाइल नहीं बात हो रही है। मोबाइल लैब का मतलब, मोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ चल रही हो, आगे पीछे मूव कर रही हो। तो मोबाइल लैब का मतलब है ये एक ऐसी लैब है जहाँ पर मरीज को इसके बाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लैब खुद चलकर मरीज के पास में जाएगी, यानी कि चलती फिरती लैब है। तो इसका जो सबसे पहला शुभारंभ हुआ है, इस लैब का नाम रखा गया है मोबाइल BSL 3 VRDL लैब। ये इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि आप फोटो में ही देख सकते हो, ये लैब है जिसके बारे में अभी यहाँ पर बात हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। इस मोबाइल लैब को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैदराबाद के साथ मिलकर। इस समय DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने आप्थेमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऐसा मुझे लगता है जब से कोविड-19 चला है इतने सारे क्वेश्चंस कोविड-19 को लेकर बने हैं। हर एक राज्य अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। कुल मिलाकर जो मुसीबत है वो स्टूडेंट पर आकर बढ़ेगी। बहुत सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इसी वजह से इस बार का जो PDF आपको मिलेगा उसमें कोविड के क्वेश्चन जो है वो एक साथ एक जगह दे दिए जाएंगे। तो ये देखो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने अप्थेमित्रा नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से मीटिंग के माध्यम से ही इस ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करी जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस समय कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो हैं बाजूभाई वाला और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है BS येदुरप्पा। इतना आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा ई-लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में आपको पता है सभी कॉलेज और स्कूल बंद हैं। इस वजह से घर बैठे छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ई-लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है विद्यादान 2.0 इसको लॉन्च किया गया है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और उसके मंत्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोग्राम को बस समझना है विद्याधन 2.0 जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ में अगर कोई फैकल्टी भी ऑनलाइन क्लासेस देना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो बच्चों को पढ़ा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने ईमानदारी से खेलने की भावना को बढ़ावा देने के लिए PV सिंधु को अपने किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I am बैडमिंटन। अक्सर आपने देखा होगा खेलों में बहुत ज़्यादा कह सकते हो करप्शन आ गया है। कोई गलत मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पैसा लेकर गलत खेल खेल रहा है।
तो यहाँ पर ईमानदारी से जो लोग खेल खेलते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए एक अभियान चलाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, जिसका नाम है आई एम बैडमिंटन। और इस अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पीवी सिंधु को बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम क्लीन, आई एम हॉनेस्ट, आई एम बैडमिंटन, इस प्रकार से इस अभियान की शुरुआत करी गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, पीवी सिंधु के द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें कि साफ सुथरे खेल को लेकर बात हो रही है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले दोस्तों, बहुत ही आपको लग रहा होगा इतने शानदार लेवल का वीडियो बना है। दोस्तों, कम से कम वीडियो को एक लाइक तो डिज़र्व करता है। अगर हम उतना भी डिज़र्व नहीं करते तो कम से कम इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और डिसलाइक्स से ही पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन का सबसे पहला क्वेश्चन है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव की शुरुआत जम्मू कश्मीर में करी गई है। हाल ही में हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड किस अभियान की शुरुआत किसने करी है? तो रमेश पोखरियाल निशंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड गेम्स का लोगो लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ पर? बर्मिंघम, अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में CSIR ने IGIB के साथ मिलकर किस नाम से एक टेस्ट किट को विकसित किया है? तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है फेल्यूडा। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ हुआ। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है, इसका नाम, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मोबाइल BSL 3 VRDL लैब। इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आपने देख लिया ऑप्शन में अब याद हो जाएगा। अक्षय मित्रा नाम से ऐप है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में विद्यादान 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ, ये तुम्हारा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय। उसके बाद में पीवी सिंधु को हाल ही में IM बैडमिंटन अभियान का हिस्सेदार बनाया गया है। अब करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है? जल्दी से अपना कमेंट आंसर में लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और वीडियो फिनिश हो चुकी है, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।